ठीक है, तो मैटलैब की अगली क्लास मैटलैब स्टार्ट करते हैं। तो अब तक मैंने बहुत से बेसिक लेक्चर ले लिए, जिसमें मैंने रैंडम नंबर जनरेटर्स के बारे में और जो बेसिक कमांड है, मैट्रिक्स ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करेंगे, टर्म बाय टर्म ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करेंगे, टर्म बाय टर्म डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो सारे बेसिक चीजें मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद 2D प्लॉट्स की कुछ बेसिक्स मैंने बता दी। कुछ और डिटेल देखेंगे 3D वाले चैप्टर में, 3D प्लॉट बताऊंगा वहां पे, तो उसको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। लेकिन अब उससे पहले कुछ आते हैं स्क्रिप्ट, फंक्शन फाइल और प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। तो स्क्रिप्ट, फंक्शन फाइल और प्रोग्रामिंग के लिए देखो दो चीजें, एक तो मैटलैब में कुछ फंक्शन इनबिल्ट है, आई मीन उनकी प्रोग्रामिंग की हुई है ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, और आप जब उन फंक्शन को कॉल करते हो तो उनको यूज करके आप वैल्यू इवेल्यूएट करते हो। जैसे परमुटेशन का हुआ, साइन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या जितने एक्सपोनेंशियल वगैरह जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, उनको ऑलरेडी कमांड इसमें इनबिल्ट है। आई मीन ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट, उसके इनबिल्ट करने के पीछे भी प्रोग्रामिंग है। उसी तरह प्लॉटिंग के कुछ स्टैंडर्ड कमांड दे रखे हैं। लेकिन अब जो है, जैसे मान लो यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन द सेंस कि आप चाहते कोई नया प्रोग्राम बनाना, तो पहली लाइन जो होती है वो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, अपार्ट फ्रॉम इनबिल्ट प्रोग्राम्स ऑफ मैटलैब। तो वो कैसे करेंगे, अब तक हम लोगों ने जो काम किया वो स्क्रिप्ट फाइल में देखा, उसके बारे में अब डिटेल देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन से क्या समझते हैं, और फंक्शन फाइल बनाने से पहले जो पहला लाइन होगा वो डिक्लेरेशन होगा फंक्शन का, और फिर आप उस फाइल में कितने इनपुट वेरिएबल हैं, कितने आउटपुट हैं, उसको स्पेसिफाई करेंगे कौन कौन से इनपुट वेरिएबल हैं और क्या आउटपुट है, और आप उस फंक्शन फाइल को डायरेक्टली कॉल करके कमांड विंडो पे भी रन करा सकते हो। तो वो आज के लेक्चर में मैं वहां से स्टार्टिंग करूंगा। मुझे लगता है हम लोग 6 चैप्टर पे थे ना इस बुक के हिसाब से, क्योंकि प्रोग्रामिंग और ये दो चीजें रह गया है। 2 डायमेंशनल प्लॉट मैंने करा दिया था, 3D प्लॉट जब कराऊंगा तो वहां कुछ और डिटेल इसका रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल चलते हैं इस पे। फंक्शंस एंड फंक्शन फाइल, ठीक है ना, फंक्शंस एंड फंक्शन फाइल्स। ठीक है, तो ये फंक्शंस एंड फंक्शन फाइल्स के बारे में कुछ डिटेल दे रखा है जो आप लोग जानते हैं। एक बार इसे रीड करें, फिर मैं डिस्कस कराता हूँ। रीड करें, बोलने की जरूरत नहीं, पढ़े इसे। और फिर मैं इसे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। और फंक्शन फाइल का क्या, कैसे लिखते हैं, कोई नया यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन इसमें जो मुझे डिस्कशन करना वो यूजर डिफाइंड फंक्शन, व्हाट इज सिंटैक्स फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। एक्चुअली पीडीएफ शेयर करने पे ना वो दिखाता नहीं कि म्यूट वाला ऑप्शन नहीं आता, उसकी सेटिंग में जाके कुछ चेंज करना पड़ेगा, देखता हूँ। So we already know what we mean by function. A simple function in mathematics fx associate a unique number to each value of x. The function can be expressed in the form y equal to fx, where fx is usually a mathematical expression in terms of x. A value of y output is obtained when a value of x input is substituted in the expression. Many functions are programmed inside MATLAB as built-in functions and can be used in mathematical expressions simply by typing their name. I mean, just recalling with an argument this. For example, sin x, cos x, square root of x, and exponential of x.
Frequently in computer programs, there is a need to calculate the value of functions that are not inbuilt. देखो जो आपसे कह रहा था ना वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है. Frequently in computer programs, there is a need to compute. This is the reason why actually what is the use of the user-defined function. So it's written here that frequently in computer programs, there is a need to calculate the value of functions that are not built in. When a function expression is simple and needs to be calculated only once, it can be typed as a part of the program. However, when a function needs to be evaluated many times for different values of arguments, it is convenient to create a user-defined function. Once the new function is created, saved, it can be used just like the built-in functions. So we will see the example of how to build user-defined function and how to execute it. Now, next line is that a user-defined function is a MATLAB program that is created by the user, saved as function file, and then can be used like a built-in function. The function can be a simple single mathematical expressions or a complicated and involved series of calculations. 2.9 64 आपका वो 64 बिट है, ठीक. Okay, so in many cases it is actually a program, a sub-program within a computer program. The main features of a function file is that it has an input and an output. This means that the calculations inside the function file are carried out using the input data, and the results of the calculations are transferred out of the function file by the output. The input and output can be one or several variables. So input and output can be one or several variables, and each can be a scalar, vector, or an array of any size. So schematically, a function file can be illustrated by this, that to the built-in function, to the function file, either it's user defined or inbuilt function, we need to give input data and we will get the output. लाइट बोल दो आप क्लास रिकॉर्डिंग पे बच्चों को अपना चेहरा भी दिखा दे रहे हो क्या तब आ गया तब आया ले जा देखिए ठीक. फंक्शन एंड फंक्शन फाइल्स, ठीक. So in addition to being used as a math function, function files can be used as sub-programs in large programs. In this way, large computer programs can be made up of smaller building blocks that can be tested independently. Function files are similar to subroutines in BASIC and Fortran, procedurals in Pascal, and function in C. So function files are explained in section 6.1 and through 6.2 to 6.7. In addition to function files that are saved in separate files and are called for use in computer program, MATLAB provides an option to define and use a user-defined math function within a computer program, not in separate file. I mean, you need to store all in one folder. This can be done with the inline command. Now, question is how to create a function file and what is its syntax. So remember that we will see that in first line of function file must be function declaration. This is the difference which it separate from the script file. In a script file, we don't need to declare that we are writing a function file. But in function file, we will see that the first line must be declaration whenever we are going to build user-defined function. So how to create a function file? Function files are created and edited like script files in the editor debugger window. This window is opened from the command window. In the file menu, select new and then select M-file. Once the editor debugger window opens, it looks like this. Just go to editor window and start working there. And you know how to open editor window. And the command of the file can be typed line after the line. So this all you know
Let us move to the second page. Yes, this one, structure of the function file. So actually, if you look at this, then here we are interested in defining a loan function. Just read the structure of a typical function file is shown in figure 6.2. This particular function calculates the monthly payment and the total payment of a loan. Suppose you want to build a function which computes the total payment of a loan, monthly payment and the total payment of a loan. The inputs to the function are the amount of the loan, the annual interest rate, and the duration of the loan. I mean, in number of years of the loan. And output from the function is suppose monthly payment and the total payment. So here we have two outputs. I want to compute two outputs, and the input is that amount of the loan and their annual interest and the duration. Okay. So if you look, then in case of function file, let me enlarge it. In case of function file, because there are two output. So first we have to, I want to compute monthly payment and total payment, TPay and MPay. Just we have chosen this notation for monthly payment and total payment. So first line is always function declaration. Function within bracket, within a square bracket, this output. But if there are more than one output, then just separate it by comma and write it. And I am naming the function as loan. This is basically loan. And in loan, here I am mentioning the input. The inputs to be entered are amount, rate, and years. So remember that this is the first line which differentiate it from the script file. In a script file, we directly start writing the program. But when you are doing constructing a user-defined function, then first line must be a function declaration. On right side, this one is the name of the function, and these are the input. These are the input. So it has three input and two output. Two output named as monthly pay and total pay. And this percent is for comment, just for our understanding purpose. Or if you are trying to communicate with some other users, then here with this comment line, you can explain that what you have done in this program. Okay. So this one is the program part, function body. This one is first line is function declaration. Now the syntax for structure of a typical function file. Go to it. The various parts of a function file are described in detail. So these are the important points which one need to observe. The first executable line in a function file must be the function definition line. Otherwise, the file is considered as a script file. So whatever we have till now done all the programmings and everything in a script file in editor window, all those functions are termed as a script file. But in case of function file, the first line should be a declaration. So first line defines the file as a function file. Define the name of the function. You have to define the name of the function. Try to avoid the standard inbuilt function like sine, cos. We try to choose some other name. Define the number and order of the input and output argument. Define the numbers and order of the input and output argument. So here is the syntax, I mean, of declaration of function file. So one can observe here that first line is function declaration, and within this you need to give the output argument that I told you earlier, that I explained here. So output argument equal to function underscore file, and I shown you just like earlier that if you are, say I want to compute loan of say some bank, I want to have a general program, then you need to join this. Either don't use space in between two, or if you have more than two names, then you can join it by underscore. And then within this bracket is used for input, and this square bracket is referred for output. So this syntax you have to follow, because this is inbuilt in MATLAB. So you need to stick to this function. There is no logic behind it. Just for our convenience, we have chosen this notation. So you have to follow it. That is what written here. You can see the word function must be first word and must be typed in lowercase letter. This whole function should be typed in lowercase letter. A list of output argument type inside bracket. Name of the function
This you have to call on command window. Once you save this file, just call this function file and give the input. It will give you the output on command window. A list of input argument typed inside the parenthesis. Here we have used the. So the word function typed in lowercase letters must be the first word in the function definition line. On the screen, the word function appears in blue. The function name is typed following the equal sign. The name can be made up of letters, digits, and underscore character. The rules for the name are the same as the rules for naming variables. It is a good practice to, देखो यहाँ क्या लिखा है, it is a good practice to avoid names of built-in functions and name of variables already defined by the user or predefined by MATLAB. तो जो स्टैंडर्ड इनबिल्ट फंक्शन है वो नाम अवॉइड करते हैं यूज करने में. अब मैं एग्जांपल पे आता हूँ फिर इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं. अब देखो ये लाइन जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. जैसे अब ये देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको फंक्शन डिफिनेशन लाइन के और ये कमेंट है उस पर. जैसे मान लो अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया, मैंने एक लोन फंक्शन बनाया जिसमें इनपुट क्या थे, अमाउंट, रेट और अगर ईयर दिया जाए तो मैं मंथली पेमेंट या टोटल पेमेंट बता रहा हूँ. तो पहला फंक्शन का लाइन डिक्लेरेशन हुआ, ये मेरे दोनों आउटपुट है और ये तीनों इनपुट. जैसे आप रेक्टेंगल कंप्यूट करना चाहो, रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. इनपुट क्या होता है, साइड्स ए एंड बी. तो ये अगर आपको इनपुट मालूम है तो जो भी एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी ए इंटू बी, तो अगर मैं इनपुट ए और बी दे दूं तो आपको एरिया आ जाए. तो यहाँ दो इनपुट है और एक आउटपुट है. कैसे देंगे, मान लो मैंने इस फंक्शन को एक फाइल बना दी, फंक्शन फाइल का नाम दे दिया रेक्ट एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, जस्ट एक नोटेशन दे दिया. अब इसी एग्जैक्टली इसी नाम से मुझे कमांड विंडो पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. एक आउटपुट हो गया एरिया और दो उसके लिए इनपुट थे ए और बी. अब आप कमांड जब इसको प्रोग्राम बना के सेव कर लेंगे तो बेसिकली इस फंक्शन का नाम होगा रेक्ट एरिया. अब आप कमांड विंडो पे जाओगे और आप कॉल करोगे रेक्ट एरिया और मान लो मैं ए की वैल्यू देता हूं 3 और 5 करके. आप जब एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको आंसर डिस्प्ले करेगा 15. आंसर क्या डिस्प्ले, 15. तो आपको बार बार देना नहीं है, आपको सिर्फ रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल किया और उसके इनपुट आर्गुमेंट दिए, आंसर अपने आप 15 डिस्प्ले करेगा. जैसे आप करते हो. हमने पहले ए डिफाइन किया है ना. नहीं अभी आप बता रहे हो ये एरिया की वैल्यू, ए की वैल्यू 15 डिस्प्ले करेगा. सर ये कैसे आ गई ए की वैल्यू? अच्छा सुन, एक काम करो, जब यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, यस सर, तो साइन फंक्शन को जैसे मान लो आप साइन 10 कंप्यूट करना चाहते हो तो आप क्या लिखते हो, कमांड विंडो पे जाते हो या परमुटेशन 5, तो आप लिखते या साइन ही चलो लिखो, आप साइन ऑफ 5 30 लिखते हो, साइन 30 मान लो डिग्री में हम दे दिए तो साइन डी 30 कर दो. तो जैसे न्यूमेरिक वैल्यू देते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 हाफ. यस सर. तो बेसिकली ये जो होता है ना, ये इनबिल्ट फंक्शन हम यूज करें. इनबिल्ट फंक्शन को हम मैटलैब कमांड पे कॉल, ये कमांड विंडो पे कॉल कर रहे हैं, कॉल करके उसके इनपुट फंक्शन तो ये था sin x. सर रेक्ट एरिया इज इनबिल्ट फंक्शन? नहीं ये हमने बनाया है. अभी मैं दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको कि जैसे sin x इनबिल्ट है तो आपने कमांड विंडो पे सिर्फ उसको कॉल किया और न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट इसकी दे दी 30, तो तुरंत आंसर कंप्यूट करके कमांड विंडो पे डिस्प्ले कर देता है. यस सर. उसी, लेकिन फंक्शन का नाम क्या था, साइन डी. यस सर. आप एक नया सपोज करो रेक्टेंगल का मुझे एरिया कंप्यूट करना है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट करना और मैं उसको फंक्शन एक जनरल फंक्शन बनाना चाहूँ, मैंने एक नाम दे दिया अपने हिसाब से रेक्ट एरिया. ठीक है, तो आप कमांड विंडो पे जाओगे, वहां टाइप करोगे रेक्ट एरिया, कॉल कर रहे हैं रेक्ट एरिया, मान लो गैप नहीं है, रेक्ट एरिया, और कुछ ए और बी इनपुट कमांड दोगे. अभी इसका प्रोग्राम बनाना है, अभी मुझे प्रोग्राम बना के उसको ये नाम, ये पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन, इसके बाद उसका मान लो ए की फार्मूला हम ए को देंगे ए इंटू बी और उसको सेव कर देंगे. तो जैसे इस पे इनपुट दोगे 3 और 5 तो तुरंत आपको आंसर डिस्प्ले करके आ जाएगा कि ए की वैल्यू 15 है. अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ. अभी तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ एक से ज्यादा इनपुट हो या एक से ज्यादा आउटपुट हो, आप हमेशा उसको कर सकते हो. तो आप देखो क्या लिखा है, सेम एज एवर, वन आउटपुट आर्गुमेंट कैन बी टाइप्ड विदाउट द ब्रैकेट्स.
अगर एक आउटपुट आर्गुमेंट है तो चाहे आप यहाँ ब्रैकेट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं होता, दोनों रन कर ले लेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तब आपको स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा के साथ सेपरेट करना पड़ेगा और इनपुट को इधर कॉमा के साथ इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे मान लो वॉल्यूम में किसी स्फीयर का वॉल्यूम कंप्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं एक नाम दे दिया स्फीयर वॉल्यूम एरिया, या यहाँ देखो 3 इनपुट है फंक्शन ट्रेजेक्ट्री, तो ये है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो एक एग्जांपल और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि इसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अभी लोकल ग्लोबल वेरिएबल बाद में आएंगे, ये आपको मैंने बता दिया। फंक्शन फाइल को सेव करके रन कराना वो सब आप एक बार रीडिंग कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। कोई एक प्रोग्राम आपको, जैसे देखो ये कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको भी समझा सकते थे लेकिन चलो आपको, हाँ देखो ये एक तो हम लोगों ने, जिससे मान लो मुझे ये फंक्शन कंप्यूट करना, y की वैल्यू कंप्यूट करनी है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू, सैंपल प्रॉब्लम है 6.1 फंक्शन ऑफ अ मैथ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ मैथ फंक्शन, ठीक है। आपको एक फंक्शन दिया जाता है fx इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 अंडर रूट 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन इज कंप्यूट दिस वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 6 एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। देखो यहाँ पे एज अरे वेक्टर दे रखा है और यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको इस फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट करनी इन इनपुट्स पे, एक में एग्जैक्टली एक स्केलर दे रखा है, एक पॉइंट है, और एक में एक से ज्यादा है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, स्केलर वाइज ऑपरेशन, टर्म वाइज ऑपरेशन। अब मैं चाहता हूं कि मैं मैटलैब का यूज ना करूं, मैटलैब में इनबिल्ट फंक्शन यूज ना करूं, मैं एक नया फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका कुछ नाम दे दो। मान लीजिए चैप्टर 6 का पहला सवाल है, तो मैं एक नाम देता हूं CHP, शॉर्ट नोटेशन फॉर चैप्टर 6.1। चैप्टर 6 समझोगे, CHP 6.1 अपने हिसाब से एक नाम डिक्लेयर कर दिया, इस नाम से हम ये फंक्शन का नाम यहाँ दे दिया। अच्छा, इसमें कितने इनपुट हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, एक वेरिएबल, तो ब्रैकेट में आर्गुमेंट में क्या दे दिया, एक वेरिएबल x इधर लिख, और आउटपुट कितना, एक y, तो फंक्शन y लिख दिया। तो पहला लाइन फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। सेकेंड लाइन y और x में क्या रिलेशन, ये तो बताना पड़ेगा ना उसको। y इज इक्वल टू हमने लिख दिया x रेज टू द पावर 4 x वेज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस SQRT 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ डॉट क्यों लगाया, क्योंकि डॉट वैलिड होता है जब एक से ज्यादा वेक्टर होते हैं, तो दोनों केस ले लेगा, इसको भी हैंडल कर लेगा और इसको भी, बताया था आपको। यस सर। हाँ, तो जैसे x की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो अगर x की 6 वैल्यूज हैं 1 3 5 7 9 11, तो y की भी कितनी वैल्यूज आएंगी, 6 आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पहला y का वैल्यू, इस 3 कॉरस्पॉन्डिंग पहला इसका वैल्यू। इसके लिए क्या यूज करते हैं, टर्म बाय टर्म। टर्म बाय टर्म ऑपरेशन क्या होता है, जैसे स्टार मल्टीप्लाई करना, तो डॉट लगा दोगे तो क्या डिनोट करेगा, टर्म बाय टर्म। डिवीजन से पहले डॉट दोगे क्या होगा, टर्म बाय टर्म डिवीजन। मतलब पहले वैल्यू पे पहला y की वैल्यू, 3 पे सेकंड वैल्यू, 5 पे 7th, इस तरह डिनोट करता है। तो ये हमने वैल्यू दिया। तो ये आपने 2 लाइन फंक्शन का हो गया। अब इसको अब देखो क्या करो, आप कमांड विंडो पे जाओगे, कमांड विंडो जाने के बाद आप लिखोगे CHP 6.1 टाइप करो। आपने ये करके सेव कर दिया और x को वैल्यू दे दो कुछ, जैसे मान लो 6 पे कंप्यूट करना चाहते हो, 6 पे आप लिखो CHP 6.1 ऑफ 6, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 4.401। समझ में आ गया? यस सर। अभी तक आप, अब देखो जैसे x की वैल्यू हमने ये दिया 1:2:11, दो की गैपिंग थी 1 से 11 तक, तो ये डिस्प्ले हो गया 13579। आप चाहते हो कि इस फंक्शन का वैल्यू जो आपने CHP चैप्टर 6.1 करके फंक्शन का नाम दिया है, इसकी वैल्यू इन सब पे कंप्यूट करना चाहते हो, तो आप x फंक्शन कॉल कर दो उसके बाद,
तो ये हर एक इस x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू है फंक्शन की, 3 पे ये वैल्यू है, 5 पे ये है, इस तरह से हो गया। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। तो ये डिफरेंस है इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये मैंने खुद एक फंक्शन बनाया और उसको मैं कॉल करके रन करा रहा हूँ यहाँ पे, ये डिफरेंस है। जबकि वहां क्या था, अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा उसको, मशीन को, आई मीन मैटलैब को, कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम ये है और उसमें ये इनपुट वो रोल करेगा और ये आउटपुट का रोल करेगा। वो ये लैंग्वेज समझता है ना, आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना उससे, मशीन से, तो मशीन का कम्युनिकेशन इस उसके लैंग्वेज में करोगे। उसने ये लैंग्वेज समझ रखा है तो आप उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, सिंपल सी ये बात है। हाँ, आप बताएं, आप अपना डाउट बताएं। सर जिसमें x की सिर्फ एक वैल्यू है, x इक्वल टू 6, उसमें भी डॉट की जरूरत पड़ेगी? वहां से आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। लेकिन अगर एक से ज्यादा तो डॉट देना जरूरी है। ठीक है। चलो मैं रन करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। अब तक जो पढ़ाया ना वो बिल्कुल बेसिक था। अब जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से स्टार्टिंग, प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट समझो, फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन से स्टार्टिंग होती है। इससे पहले वो नोटेशन थे जो अब तक करा रहा था, कुछ बेसिक टूल्स बताया था कि थ्योरी, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो बताया था कि मशीन जो होते हैं वो सिर्फ फाइनाइट क्वांटिटी से ही डील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो पूरा जो मैटलैब है ना, पूरा कंप्यूटेशन है ना, बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है। तो जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्यों यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, आप उसको समझने की कोशिश करो। ये आगे आपको रिसर्च प्रॉब्लम वगैरह जब इंप्लीमेंट करना होगा या कोई भी नई चीज बनानी होगी तो वहां यही यूज होता है, क्योंकि मैटलैब में सब कुछ इनबिल्ट नहीं है। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो सब तो आप यूज कर लोगे, इवन चाहो तो उससे हटके भी अपने प्रोग्राम बना सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहला मैंने बताया कि फंक्शन फाइल के लिए आप एडिटर विंडो पे जाओ, तो या तो आप एडिटर विंडो पे चले जाओ या यहाँ क्या लिखो, एडिट करके इंटर कर दो तो वो खुल जाएगा कमांड। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। EDIT, एडिटर विंडो खोलने के लिए एक कमांड लिख के मैंने इंटर कर दिया। ऐसे भी जा सकते हो आप, या यहाँ से जाके ये ओपन फाइल है, ओपन पे क्लिक करो, न्यू फाइल पे क्लिक करो। देखो न्यू पे क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है, लेफ्ट मोस्ट में देखो। एक तो आपको स्क्रिप्ट फाइल डायरेक्ट, एक लाइव स्क्रिप्ट बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक राउंड कंप्लीट कराऊं, लास्ट में बताऊंगा। फिर ये फंक्शन फाइल का देखो एक ऑलरेडी इनबिल्ट भी है इसमें। एक तो ये होता है आप एडिटर विंडो में जाके पहला फंक्शन का लाइन डिक्लेयर कर दो, या क्या है कि आप डायरेक्ट फंक्शन फाइल पे क्लिक कर दो। लाइव फंक्शन में जो जो कमांड देते जाओगे ना, तो साइड बाय साइड वो जैसे ग्राफ वगैरह या जो भी कंप्यूटेशन होगा साथ में डिस्प्ले करता जाता है। तो पहले फंक्शन वाली बात नहीं समझ में आई। अच्छा, अभी आने तो दो पहले मुझे। चलो फंक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो इनबिल्ट फंक्शन है, फंक्शन ऑलरेडी इसमें दे रखा है। पहला लाइन देखो, इसका टाइप क्या है, क्या दिखा रहा है आपको, पहला ये दिख तो रहा है ना सबको? यस सर, दिख रहा है। अब देखो पहला फंक्शन, जो फाइल बनाना, अगर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली बनाना है तो उसका हमेशा फंक्शन पहला लाइन क्या होगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन। जी सर। तो अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी न्यू में जाओगे तो ऑलरेडी अब ये सब मैटलैब में ऑलरेडी बहुत एडवांस है, ये सब कुछ इनबिल्ट है, बस आपको वो पेज खोलना है और आपने इनपुट और आउटपुट आर्गुमेंट डिक्लेयर करना है। एक काम करते हैं कि जैसे एक सिंपल फंक्शन लेते हैं, सपोज करो 1 से लेके 10 तक का मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ। एक सिंपल सा फंक्शन लो, पहले चीजें समझने के लिए क्या लॉजिक इन्वॉल्व है। मैंने ये कहा कि आप क्यूब निकालना चाहते हो 1 से लेके 10 तक का, मुझे एक प्रोग्राम इनबिल्ड करना है, एक प्रोग्राम बिल्ड करना है जिसका मैं क्यूब नाम दे देता हूँ, क्यूब ऑफ रियल नंबर्स, क्यूब ऑफ इंटीजर्स या कुछ ऐसे करके प्रोग्राम बना लेते हैं। तो तो पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा, फिर इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, मतलब फंक्शन के थ्रू कैसे रिलेटेड है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे,
उसके बाद प्रोग्राम एंड करके इसको किसी नाम से, उसी नाम से सेव करना होता है, फाइल को सेम नाम से सेव करना होगा जो यहाँ पे आपने दिया है। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया। अब देखो करते क्या है, चलो एक काम करते हैं, ये तो ऊपर दे रखा है, इसको वैसे ही रहने दो, इसको पहले कॉपी कर लो, कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल सी, और इसको दोबारा मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर वाले को बंद कर देता हूँ, ये देखने के लिए कि ऊपर वाला जस्ट हमें कमेंट के तौर पे कमेंट में कर देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके आप कमेंट कर दो, देखो ग्रीन कलर हो जाएगा। जिन चीजों पे कमेंट कर दिया वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है। जैसे आप अपने दोस्त को उठा के प्रोग्राम भेज दो, उसे क्या मालूम आपने क्या कंप्यूट किया, क्या नोटेशन किसके लिए किया, तो आप एक कमेंट दे सकते हो शॉर्ट में कि मैं इस प्रोग्राम में क्या करने जा रहा हूँ। तो अब देखो, सपोज करो मुझे इनपुट y इक्वल टू एक्स क्यूब लेना है, y इक्वल टू कंप्यूट करना है एक्स क्यूब, और तो प्रोग्राम का हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ जो अनटाइटल्ड 2 है ना, इसको कुछ क्यूब, मान लो क्यूब मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन क्यूब स्टैंडर्ड नाम से कुछ हट के दे देते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड नाम से हट के करना है तो आप दे दो क्यूब, और क्यूब के साथ कुछ 1 कर दो ताकि स्टैंडर्ड नाम से तो हट जाए, ठीक है। यस सर। क्यूब 1 मैंने नाम दे दिया, फंक्शन का नाम क्या दिया, क्यूब 1। अच्छा ये बताओ कितने इनपुट हैं, इनपुट कितना होगा इसमें, एक ही इनपुट है, आप इसको हटा के सिंपली इसमें डाल दो x, एक इनपुट है, कौन सा इनपुट है x, आउटपुट कितने हैं, एक ही आउटपुट होगा क्यूब में, आउटपुट भी एक ही होगा, हाँ आउटपुट हमने दे दिया y, फंक्शन y, समझ में गया। यहाँ फंक्शन का नाम क्या हुआ, क्यूब 1, फंक्शन का नाम क्या हुआ, क्यूब 1। अब ये पूछ रहा है कि इनपुट और आउटपुट में क्या कोई रिलेशन है, कुछ तो मैथमेटिकल रिलेशन होगा तभी तो कंप्यूट करेगा। यस सर। आपने ये दोनों लाइन हटाया और उसमें रिलेशन बता दिया कि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्योंकि मुझे एक से ज्यादा कंप्यूट करना है तो वेज के साथ 3 दे दो, ठीक है। यस सर। अब इसको आप सेव कर लो, पहले सेव एज कर लो। सेव एज किस नाम से करेंगे, क्यूब 1, जो नाम देखो वही नाम नीचे लिख के आ गया ना, जो नाम हमने ऊपर दिया था। यस सर, आ गया क्यूब 1। हमने फंक्शन का नाम क्यूब 1 रखा, क्यूब 1 के नाम से सेव करने को मांगेगा, आप इसे सेव कर दो, ये सेव हो गया। देखो यहाँ लिख के आ रहा है क्यूब 1 ऊपर। हमने एक नया फंक्शन बनाया मैटलैब के इनबिल्ट फंक्शन से अलग। अब मैंने क्यूब 1 नाम से फंक्शन बना दिया। अब आप जाओ कमांड विंडो पे, कमांड विंडो इसको कॉपी कर लो, मैं नाम क्यूब 1 हमने नाम लिखा, माइक म्यूट कर ले अपना, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ अब देखो क्यूब 1 फंक्शन का नाम है, क्यूब किसका निकालना चाहते हो, जैसे मुझे क्यूब निकालना है 8 का, तो आप इनपुट 8 बताओ उसको। मैटलैब पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, क्यूब 1 नाम से हमने एक फंक्शन सेव कर लिया मैटलैब में। अब मैं उस क्यूब 1 को इनपुट दे रहा हूं 8 करके, आप इंटर कर दो। क्या हो गया, अच्छा एक मिनट, x इज इक्वल टू 8 दे दो पहले, CLC x इक्वल टू 8, इसके बाद दे दो दोबारा देखते हैं क्या हुआ। फंक्शन तो मैंने क्यूब 1 ही तो नाम दिया है, तो नहीं इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया, एक ही आउटपुट था y दे दिया, और क्यूब 1 ही तो 1 तो ये दिया है यहाँ पे क्यूब 1। सर डॉट नहीं हुआ क्या यहाँ पे, डॉट मैंने दे रखा है x डॉट क्यूब। फंक्शन को मैंने कमांड विंडो पे कॉल भी कर दिया, क्या दे रखा ये, अच्छा ये अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल क्यूब 1, क्यों ऐसा हो रहा है।
कुछ इसको और नाम दे देते हैं, नाम जरा चेंज करके देखते हैं, पता नहीं हो सकता है कुछ स्टैंडर्ड तो नहीं ले रहा या कुछ। चलो मैं एक ऐसा नाम दे देता हूँ, कुछ नोटेशन चेंज कर देते हैं, देखता हूँ। स्टैंडर्ड जो क्यूब होता है CU से होता है ना, मैं K कर देता हूँ, नाम में ही तो है, नाम उसको कुछ देना है। क्यूब इसी नाम से इसको सेव कर देते हैं। हाँ अब सही लग रहा है, ये फंक्शन ही ले रहा है ना, तो इसको सेव भी कर देते हैं इसी नाम से, दोबारा सेव कर देता हूँ, सेव एज ना K कर दो। अच्छा सॉरी, पहले मैंने यहाँ रन नहीं कराया था, हाँ देखो यही कमी थी, यहाँ पहले आप एक बार रन करा लें। हाँ ये शायद नहीं किया था। अब देखो ये, हाँ ये क्यूब फंक्शन आगे ना यहाँ दिखा रहा है, तो आप ये अब वो इनपुट आर्गुमेंट मांग रहा है कि इनपुट क्या है। आप इसको चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, तो इसको इस फाइल इसके नाम को कॉपी कर लो यहाँ से ना। वो असल मैंने रन नहीं कराया था, इस वजह से यहाँ से पहले रन कराना होगा सेव करने के बाद, तब फिर कमांड विंडो पे कॉल करेंगे। सेव नहीं था इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, सॉरी। अब आप कमांड विंडो पे जाओ और इसको कॉल करो, पहले CLC लिख दो ताकि बार बार ये जो रीडिंग ले रहा है, बल्कि इससे पहले भी लिख दो, ठीक है। कमांड विंडो पे जाओ, अब आप टाइप करो और मान लो क्यूब मुझे किसका निकालना है, 10 का, देखते हैं क्या आता है आंसर। गलती होगी तो मैटलैब में यही बता देगा, यहाँ पे देखो आ गया ना, वो मैंने पहला लाइन वो रन नहीं कराया था, इस वजह से एरर था, पहले उसे रन तो कराएंगे ना, वहां से मैंने रन नहीं कराया था। तो देखो मैंने एक फंक्शन क्यूब बनाया, फंक्शन को नाम क्या दिया क्यूब, कमांड विंडो पे उस फंक्शन को कॉल मैं कर रहा हूं और इनपुट आर्गुमेंट दिया मैंने 10, तो क्यूब ऑफ 10 कितना आ गया 1000, ठीक है। समझ में आया ये? यस सर, आ गया। या आप देखो कुछ और दो, जैसे मान लो मैं x इक्वल टू देता हूं, चलो CLC कर देता हूं पहले, CLC मैं x इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म दे दो, मान लो 1:10 दे देता हूं, x इज इक्वल टू 1:10। ये याद है किसके लिए होता था 1:10? बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट। यस सर। तो पहले आप अगर नहीं है तो आप इसको रन करा के देख लो, ये x मुझे 1 से 10 का क्यूब चाहिए, अब आप क्यूब फंक्शन कॉल कर लो और रन करा दो, दिख गया? पहले Yes, x sir, की yes. वैल्यू 1 से लेकर 10 आ गया और नीचे उनका क्या है क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। देखो ये आंसर डिस्प्ले पे, समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने वो मैटलैब में इनबिल्ट जो क्यूब था वो नहीं यूज किया, मैंने एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने KUBE रख दिया। OS क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को? सर क्यूब 1 से भी हो जाएगा ना, जो आपने पहले लिया था लेकिन उसको रन नहीं कराया था। हाँ वो रन नहीं कराया था, वो प्रोग्राम सही था, वो रन नहीं कराया था। ठीक है सर। ठीक है, तो बात समझ में आएगी? मतलब ये मैं Yes, मैटलैब का इनबिल्ट नहीं कॉल कर रहा हूँ, वो वाला क्यूब नहीं कॉल कर रहा हूँ, ये मैंने एक नया फंक्शन बनाया, इसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने अपने यूज के अकॉर्डिंग एक फंक्शन इनबिल्ट किया, फंक्शन बिल्ड किया, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें कुछ भी दे दो, अब चाहे तो अरे एज अरे वेक्टर दे दो, एक स्केलर दे दो, वो जो भी करोगे एक ही बार में आंसर कंप्यूट कर देगा। अब चाहो तो यहाँ से दोबारा चेंज कर लो, आप कुछ नया नाम दे दो, तो जो नाम दोगे उसी नाम से फाइल सेव करनी होती है और कमांड विंडो पे जाके आपको उसी नाम से कॉल करना पड़ेगा, कॉल करके जितने इनपुट हैं वो सब आपको देने पड़ेंगे। अभी मैंने एक इनपुट यूज किया और एक आउटपुट। अब एक ऐसा क्वेश्चन लो जिसमें एक इनपुट हो और दो इनपुट और एक आउटपुट, चेंज करें इसे? यस सर। ऐसे तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, एरिया ले लेते हैं सर। हाँ एरिया ले लेते हैं। तो फॉर्मेट तो बिल्ट इन है, कॉपी कर लो, इसको ऊपर वाले को बंद कर दो, इसको एक नया फंक्शन बना लो, इसमें चेंज उसी में चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं बंद कर कमेंट कर देता हूं ताकि वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं। अब एक काम करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो मैं कुछ नाम दे देता हूं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन स्टैंडर्ड नाम अवॉइड करते हैं। चलो कुछ AR से दे दिया एरिया, और किसका एरिया, REC, N और G कर दो, रेक्टेंगल NGL। देखो अब देखो ये येलो कलर में आने के बाद ये सही है, फंक्शन हमारा ये जब दिखाने लगे इसका, तो हमने जो, अब मैंने ये फंक्शन को नाम दे दिया, लेकिन इसमें आपको मालूम है ना कि एरिया में दो चीजें थी, दो इनपुट थे, एक ए मान लो, लेंथ ब्रेड्थ ले लो, नोटेशन चाहे तो L, B कर दो, एक से ज्यादा है, और एरिया को कुछ नाम दे दो, एरिया को चाहे कैपिटल A कर दो। इसमें कितने इनपुट हो गए, दो इनपुट और एक आउटपुट। तो अभी था कि एक से ज्यादा इनपुट होगा तो कॉमा से आप सेपरेट करोगे, और अब उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आप बताओ, रिलेशन क्या है एरिया और लेंथ ब्रेड्थ में, कैपिटल A इज इक्वल टू L into B, L डॉट स्टार B कर दो, टर्म बाय टर्म, ताकि अगर एक से ज्यादा भी लेंथ ब्रेड्थ होंगे तब भी वो आ जाएगा एक ही बार में। यस सर। अब मैंने नाम, प्रोग्राम का नाम क्या दे दिया, एरिया रेक्टेंगल B, यहां से इसको कॉपी करो, एक बार पहले रन करा लो, हाँ ये रन हो गया। अब इस नाम को यहाँ कॉपी कर लो, Ctrl+C कर दिया, कमांड विंडो पे चले जाओ, कमांड विंडो पे आप जाओगे, पेस्ट करो, और लेंथ और ब्रेड्थ को वहां वैल्यू देना होता है, लेंथ मान लो हमने 3 दे दिया और ब्रेड्थ को दे दिया 5। अब करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर दो, एक मिनट सर सेव नहीं किया फाइल, सॉरी सेव उसको उस नाम से नहीं किया, देखो ये समझ में आया ना, जो नाम होगा इसी नाम से, हमने क्यूब नाम से सेव कर दिया, नाम चेंज करो पहले इसको, तो आप सेव में जाओ, सेव एज में जाओ, सेव एज कर लो नए नाम से, जो भी नाम तो उसे नाम कॉपी कर लो, वरना वो गलत दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि उसी नाम से सेव करते हैं, ये कहीं आगे बुक में लिखा होगा, मैं कहीं देखना भूल गया, लेकिन इसलिए कहते हैं प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सेव एज में जाओ और नाम इसका चेंज कर दो, क्योंकि उसी नाम से फिर आपको कॉल करना पड़ेगा। अब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, वो मैटलैब में इस तरह इनबिल्ट है, इस तरह डिफाइंड है, तो आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हमने सेव कर लिया, ठीक है, सेव करने के बाद आप रन करा दो। अब ये रन हो गया, आप कमांड विंडो पे जाओ, इस फंक्शन को कॉल करो, जो आपने बनाया उस फंक्शन को कॉल करो, पहले CLC कर दो ताकि वैल्यू ओवरराइट हो जाए। अब मैंने इसको कॉल किया, और ब्रैकेट में पहला वैल्यू क्या था, लेंथ का, लेंथ मैंने 3 दे दिया, कॉमा, सेकंड वैल्यू 5 थी, लिखने के बाद इसको इंटर कर दिया, देखो आंसर कितना आ गया, 15। समझ में आ गया? यस सर। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ स्क्रिप्ट फाइल और फंक्शन फाइल में, यूजर डिफाइंड फंक्शन में? यस सर। स्क्रिप्ट फाइल एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। सर अगर हम क्यूब को कॉल करेंगे जो आपने फंक्शन बनाया था, तो वो अब वर्क नहीं करेगा? नहीं, वो भी वर्क करेगा, लेकिन मैंने चेंज कर दिया था ना, अगर उस फाइल को सेव करके नया फाइल बना के करते तो वो फाइल सेव होता तो कॉल कर जाता। मैंने एक्चुअली उसी में चेंज कर दिया ना। आपको जब नया बनाना हो, ये किसी का माइक ऑन है, आप लोग ऑफ कर लें, डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। एक्चुअल में मैंने समझाने के लिए आपको उसी फाइल में चेंज कर दिया था। अगर आपको उसे रिटेन करना है तो क्यूब नाम से आप उस फाइल को सेव कर लो और दूसरा फाइल नए उसमें बनाओ। यहाँ पे देखो ये है ना, जब आप होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे जाओ, एडिटर विंडो पे जाओ, तो देखो ये न्यू लिखा हुआ है। न्यू पे जब क्लिक करोगे तो एक तो पहला क्या दिखा रहा है, स्क्रिप्ट फाइल, दूसरा लाइव स्क्रिप्ट। अभी हम आगे लाइव स्क्रिप्ट और लाइव फंक्शन फाइल ही यूज करेंगे। उसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो इधर आप करते जा रहे हो, राइट में उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले होता जाता है। तो ये अभी मुझे लग रहा है 1-2 साल या कुछ सालों से ये नया अभी शुरू किया है, 3-4 सालों से शायद, ये और ज्यादा आसान हो गया। जैसे आप किसी ग्राफ को रोटेट करोगे ना, तो उसका एग्जैक्ट क्या कमांड है वही लिख के सामने आ जाएगा। तो बहुत कुछ इसमें, उसी तरह फंक्शन है, लाइव फंक्शन। तो फंक्शन फाइल खोलना है तो आप डायरेक्ट फंक्शन फाइल पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जो फंक्शन ये उसका सिंटेक्स आ गया लिख के, आप अपने हिसाब से जो इनपुट देना आउटपुट देना है। पहला लाइन हमेशा फंक्शन फाइल में फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, इतना आपको याद रखना है। सेकंड, भाई इनपुट आउटपुट में कोई किसी फंक्शन के थ्रू वो रिलेटेड होंगे ना। y = f का क्या मतलब,
जो आप इनपुट जो x दे रहे हो वो y को किस फंक्शन के थ्रू रिलेटेड है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। वो आपका ये 2 लाइन हो गए, 2 या 4 जो भी होगा, प्रोग्राम का पार्ट जिसे कहते हो। अब इस फंक्शन को आप उसी नाम से, यहाँ पे जो नाम है ये होता है देखो अभी अनटाइटल्ड 3 चल रहा है तो ऊपर दिखा रहा है आपको अनटाइटल्ड 3, यहाँ नाम चेंज करोगे तो उसी नाम से प्रोग्राम सेव कर देते हैं। कमांड विंडो पे जाके आप इसी नाम से कॉल करोगे और उसके जितने इनपुट्स है उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज दोगे तो आंसर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है? यस सर। अब आज जितना करा दिया इसको आप बैठ के जरा खुद से एक्सपेरिमेंट करो तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। मेरा जो काम है मैंने करा दिया, इससे ज्यादा कोई हिंट नहीं देता। इसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। सर हाँ बताएं। हाँ बताएं। सर मैं ये कह रहा था इनपुट का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है सर? हाँ मतलब कोई भी वेक्टर ले लो, अरे ले लो। सर जैसे डेसिमल वगैरह कुछ भी ले लें? हाँ हाँ कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए। लेकिन अब ये मत कहना कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दे दें, तो वो आपको पहले क्लास में बताया था ना। पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डेसिमल के बाद इनफाइनाइट स्टेप होते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसे क्या कर देते हैं? ट्रंकेट कर देते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये सिर्फ फाइनाइट इन द सेंस, चाहे वो डायमेंशन में हो, चाहे क्वांटिटीज में हो, चाहे नंबर ऑफ डिजिट्स में हो, जिस सेंस में भी जैसा प्रॉब्लम है। इसी वजह से देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट जो मैटलैब में डेसिमल का 4 डिजिट तक डिस्प्ले करता है रिजल्ट, और फॉर्मेट लॉन्ग यूज करोगे तो 12 डिजिट तक करता है। तो 12 डिजिट तक क्या करते हैं? पाई की वैल्यू को ट्रंकेट कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज होती है। बाकी इनपुट आउटपुट आर्गुमेंट चाहे आप जी कोई भी सर। रियल नंबर के फॉर्म में दो या जो भी है। तो अभी एक लेक्चर में इस पे और लूंगा, अभी तो आज जस्ट एक आपको आइडिया दिया है कि ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन और बेसिकली स्क्रिप्ट फाइल में क्या डिफरेंस है। ठीक है ठीक है। अभी 15 मिनट बाद मैं दोबारा मैट्रिक की क्लास शुरू करूंगा, 10 मिनट के गैप के बाद। ठीक है सर। बल्कि 2 बजे शुरू करते हैं, 2 बजे शुरू करते हैं। ओके ठीक। ओके सर। अटेंडेंस आ गई थी। अटेंडेंस स्नैपशॉट भेज देंगे, मैं दे दूंगा अटेंडेंस। ओके थैंक यू सर।